तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें भी आपको कोई भी दिक्कत ना होने वाली। आज तो बना ही देंगे एकदम बढ़िया से। तो बच्चे पिछले कहाँ बात कर चुके थे? पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण रूप से अध्ययन कर दिया था। तो आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा? तो हाँ, तो आइए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़िए एकदम मौज से। तो हाँ बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। इसका मतलब होता है वर्तमान काल में कार्य का जारी एवं पूर्ण होना। बच्चा ये टेंस जो होता है, ये कार्य को बताता है कि कार्य अभी जारी भी है और कार्य कंप्लीट की ओर भी है। तो जैसा कि अभी आपको नहीं मालूम पड़ रहा होगा, हम अभी एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हाँ, अब इसकी बात करते हैं, इसे पहचाने कैसे, इसकी पहचान की बात करनी होती है। देखो, हर चीज़ को मेंटेन करके रख देंगे। इसमें एक प्रयोग होता है सिंस और फॉर का, उसको भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है बच्चा? जिसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले आप लिखिए पहचान। देखिए पहचान क्या है? पहचान, तो भाई इसकी बात समझिए। पहचान क्या होता है? पहचान होता है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या पाया जाए? रहा है। बच्चा ध्यान रखना भी मेरी बात। रहा है, कामा रही है, कामा रहा हूँ, रहा हूँ, रहे हैं। बेटा मेरी बात समझना, तुम ये मत समझना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिखवा रहे। भाई कंटिन्यूअस का नहीं लिखवा रहे। इसमें जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया जाता है। समय दिया जाता है, जो समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय। तो इसमें समय की बात करेंगे। देखो भाई, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये, और इसके साथ क्या होना चाहिए? तथा इसमें समय भी दिया जाए, तथा इसमें समय भी दिया जाए, इसके साथ समय भी दिया जाए, समय भी दिया जाए, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब मेरी बात समझो भाई। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काल वर्तमान काल में चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है। तो वो काल अभी, मतलब वो कार्य जो है अभी चल रहा है और पूर्णता की ओर भी है, मतलब पूर्ण होने वाला भी है। ठीक भाई? अब बात करते हैं इसकी पहचान की। तो कैसे इसे पहचानते हैं, वाक्य को पहचान कैसे करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है? तो उसके लिए कुछ पहचान होती भाई। तो वो पहचान ये लिखी है, पहचान लिखी है क्रिया के अंत में, मतलब वाक्य लिखा है, वाक्य की क्रिया के अंत में क्या मिल जाए? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। मेरी बात समझो। और उस वाक्य में समय भी दिया जाए। क्या दिया जाए? समय। देखो, उसके साथ समय भी दिया जाए। अब यहाँ समय की बात की गई भाई। अब ये समय दो प्रकार का होता है। समय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखो भाई, एक समय होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो देखो, निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होते हैं? तो अभी मैं इसका लिखवा देता हूँ। नेक रुको पहले, अभी ना पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख लो। हेल्पिंग वर्ब
देखिए भाई, इसे तो तब तक हम मतलब साफ कर देते हैं भाई। यहाँ समझना मेरी बात बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कन्फ्यूज होने, यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं होती। देखो, एक है निश्चित समय, यहाँ इधर डालो निश्चित समय, ठीक भाई। निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब होता है सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय के लिए भाई। और इधर डालो अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। तो भाई अनिश्चित समय का मतलब होता है अनसर्टेन टाइम, या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसे कह सकते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो भाई अब मेरी बात समझो। देखो भाई, समय दो प्रकार का बताया गया है। उस वाक्य के पहचान में समय दो प्रकार, मतलब समय तो दिया गया है लेकिन समय दो प्रकार का हो भाई। एक समय होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। तो निश्चित समय के अंतर्गत कौन कौन आता है उसे समझिए बहुत अच्छे से, और अनिश्चित समय के अंतर्गत कौन कौन आता है अब उसे समझिए अच्छे से। अब मेरी बात बहुत अच्छे से हम आप लोगों को बताएंगे, सिर्फ आप लोग कान से सुनते जाइए, बस अपने आप आपके समझ में आ जाएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, चीज़ को हम घबराते नहीं हैं, चीज़ को घबराने का कोई मतलब नहीं होता। चीज़ को एक एक खोल के रख दो ना पुर्जा पुर्जा, तो अच्छे बच्चे को, मतलब अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाता है। तो भाई देखो, निश्चित समय का मतलब होता है जैसे किसी कोई कार्य है, देखो मेरी ऐसे समझो, कोई कार्य है वहाँ से शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा है। निश्चित समय जो होता है वहाँ से शुरुआत होती है वाक्य की। मेरी बात समझो, जैसे हम कहें मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैंने कहा मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं सुबह से खेल रहा हूँ, अब हमने स्टार्टिंग कब से किया, सुबह से स्टार्टिंग किया, मैं सुबह से। तो यहाँ जो निश्चित समय होता है, सर्टेन ऑफ टाइम होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ निश्चित समय की बात करते हैं। मतलब समय जो होता है स्टार्टिंग होता है, मतलब समय की स्टार्टिंग होता है, मतलब समय की शुरुआत होती है, वहाँ निश्चित समय होता है। समझ में आ रही बात। और अनिश्चित समय का मतलब होता है कि कोई काम है, कोई काम है, वो काम चल रहा है, मेरी बात समझ रहे, वो अवधि को बताता है, मतलब समय बताता है अवधि। मतलब वो कहते नहीं, तुम 2 घंटे से पानी पी रहे हो, तुम 2 घंटे से पानी पी रहे हो, तो वो अवधि बताता है। अनिश्चित समय तुम्हें अवधि बताएगा। क्या बताएगा, अवधि। मतलब क्या घंटे से, क्या मतलब क्या वर्ष से, समझ रहे, क्या महीनों से, जो होता है वो अनिश्चित समय बताता है। और उनका जो नाम बता दे, मतलब उन स्टार्टिंग टाइम बता दे कि वो मार्च से, जैसे स्टार्टिंग मैंने एक क्वेश्चन लिया, तुम मार्च से पढ़ रहे हो, मेरी बात समझना भाई, तो तुम मार्च से, तो तुमने स्टार्टिंग कब की, मार्च से, तो वहाँ का नाम आया है ना, तो जब नाम आया है तो समझ लेना निश्चित समय है। और अगर हम कह दें तुम 3 महीनों से शुरू कर रहे, मेरी बात समझो, 3 महीनों से, तो तुम क्या करोगे, वहाँ तो अनिश्चित समय हुआ ना, वहाँ अवधि बताई गई तुम 3 महीने से। अब मेरी बात समझ गई होगी। देखो भाई, निश्चित समय का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ टाइम, मतलब समय की शुरुआत, और वहाँ क्या होती है, अवधि की बात होती है, मतलब समय, जो समय है वो चल रहा होता है। मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखो भाई, निश्चित और अनिश्चित समय क्या है, देखो समझा तो हमने बहुत अच्छे से दिया। तो अब बात समझो, निश्चित और अनिश्चित। देखिए भाई, निश्चित समय क्या होता है, जैसे कहने देते हुए 3 बजे से खेल रहा है, जैसे 3 o'clock, ठीक भाई, 3 o'clock, ठीक भाई। उसके बाद जैसे कामा मंडे, जैसे कह देते हुए सोमवार से खेल रहा है। उसके बाद मान लीजिए मार्च 2010, कहने देते हुए 2010 से 1999, और मतलब यही होता है 3 o'clock तथा 3 बजे से, सोमवार से, मार्च से 2010 से 1999 से 2 o'clock, इस तरीके से ये जो होता है भाई, ये तुम्हारा निश्चित समय होता है। मेरी बात समझ में आ गई, ये तुम्हारा सर्टेन ऑफ टाइम होता है, ठीक भाई। अब अनिश्चित समय में बात करते, अनिश्चित समय का मतलब होता है 2 घंटे, जैसे 2 घंटे, ठीक भाई, 2 महीना, ठीक भाई, 2 वर्ष, ठीक भाई, 2 महीने। इधर दिख रहा है, देखते हैं अभी, हाँ दिख रहा है, 2 घंटे, 2 महीना, 2 वर्ष दिख रहा है, ठीक भाई। इधर कई दिनों से, मेरी बात समझो,
इधर हमने, मेरी बात समझो, अब ऐसे भी कर सकते हैं 2 आवर्स, मतलब समझ लेना मेरी बात। यहाँ हमने हिंदी में इसलिए लिखवा दिया तुम लोग समझ सको, मतलब 2 घंटे, 2 महीना, 2 वर्ष और कई दिनों से। तो ये तुम्हारा अनिश्चित समय हुआ है, मतलब इसका ऐसे से होगा। देखो कैसे होगा, ऐसे ऐसे समझते हैं। देखो भाई, इधर हो जाएगा 2 हॉर्स, 2 आवर्स, ठीक भाई। और इधर क्या हो जाएगा, 2 मंथ्स, ठीक भाई। इधर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, 2 ईयर्स। इधर क्या हो जाएगा, कई दिनों, तो मैनी डेज। ये हो गया भाई। मेरी बात समझो, कहीं भी हमने आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि अवधि जहाँ पता लगे, मतलब जहाँ समय चल रहा हो वहाँ होता है क्या, अनिश्चित समय, ठीक, अनसर्टेन टाइम। और जहाँ कार्य की शुरुआत हुई हो, मतलब समय की जहाँ से शुरुआत हुई हो वहाँ होता है निश्चित समय। इन्हें याद रखो। 3 o'clock मंडे मार्च 2010 1999। और ये है 2 o'clock। अब बात करते अनिश्चित समय की, तो अनिश्चित समय में क्या भाई, जैसे 2 हॉर्स 2 घंटे, 2 महीना 2 मंथ्स, 2 वर्ष 2 ईयर्स, कई दिनों से मैनी डेज। तो ये क्या हो गया भाई, ये है निश्चित अनिश्चित समय। इसमें डरने वाली बात क्या है, इसमें बच्चे इतने डर जाते हैं, पता नहीं ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है। इसमें डरने वाली बात थोड़ी होती है। डरने का क्या मतलब है भाई, देखो किसी भी चीज़ को अगर तुम मन से पढ़ोगे ना, इच्छा से, दिल से पढ़ोगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक भाई। जैसे यहाँ मतलब 3 o'clock का मतलब हो गया 3 बजे से, 3 बजे से। तो ये ऐसे हिंदी में लिखा होगा, ठीक। जैसे सोमवार से, इधर सोमवार, इधर मार्च, इधर 2010 ऐसे करके लिखा होगा, 2010। वैसे ऐसे लिखा नहीं होगा, ऐसे ही लिख दिया जाता है। हिंदी जब वाक्य बनाते तो भी ऐसे ही लिख देते, कोई बात नहीं। 1999, 1999, तो इस तरीके से कर देते हैं। जैसे 2 o'clock 2 बजे। तो अब इसमें आप कोई घबराने वाली बात नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं होती। देखो अधिकतर होता क्या है कि निश्चित समय का मतलब ही होता है कि कार्य कोई निश्चित समय से शुरुआत हुई, मतलब कार्य की जो शुरुआत हुई वो निश्चित समय से हुई। अनिश्चित समय का मतलब होता है कि कोई कार्य है वो चल रहा है और उसकी अवधि चल रही है। मेरी बात क्लियर। तो अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। देखो ये लिख लेना, बहुत अच्छे से समझा दिया है। देखो बहुत जो चीज़ होती है बहुत हमेशा क्लियर करके चलते हैं। देखो आप चीज़ को हमेशा खोल के चलते हैं ताकि हर बच्चा समझ सके। इन चीज़ों को समझाने में कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। तो ठीक, अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या, देखो एकदम मौज से समझ में आएगा, एकदम मौज से। ये लगेगा क्या ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखो समझने के लिए सारा ही काफ़ी होता है बच्चा। हाँ अब मेरी बात समझो, जैसे हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। देखो भाई हम हिंदी में ज़रूर लिखवाते हैं, शायद अगर भूल जाए तो नहीं, लेकिन हिंदी में अवश्य लिखवाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को सदैव हिंदी से समझा जा सकता है। हिंदी के थ्रू अंग्रेजी को तुम समझ सकते हो, ग्रामर को पूर्ण रूप से हिंदी की तरह समझ सकते हो। अगर हिंदी को साथ नहीं लोगे ना तो अंग्रेजी डायरेक्ट नहीं समझ में आती है। डायरेक्ट देखो कोई चीज़ है, जैसे हम आपको डायरेक्ट पकड़ा दें कोई चीज़, मतलब अपने आपने मान लीजिए एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा नहीं, आप सोच रहे ऊपर वाले, तो टंग जाओगे, नीचे से टंग जाओगे, नहीं टंग जाओगे। तो उसी तरीके से भाई हिंदी के थ्रू जब तुम इंग्लिश सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पत्ता पत्ता तोड़ दोगे। अगर तुम डायरेक्ट इंग्लिश को पकड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब मेरी बात समझो, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, बहुत अच्छे से समझ लेना मेरी बात। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, बीन, ठीक भाई। और दूसरी होती है हैव बीन। अब आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि बहुत दिनों से हम पढ़ाते हैं तो ऐसे ही समझ में गए होंगे। हैज बीन का प्रयोग सभी एक वचन कर्ताओं के साथ होता है, एक वचन कर्ताओं के साथ भाई, ठीक, कर्ताओं के साथ। क्लियर बात। देखो भाई एक वचन जो करता है इसका मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक भाई। यहाँ हैव बीन की बात करी, हैव बीन का प्रयोग होता है सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ।
भाई मेरी क्लियर, मेरी बात समझो। इसका मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, रल सब्जेक्ट्स। देखो भाई, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रियाएं दो हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सभी एक वचनकर्ताओं के साथ होती है और हैव बीन का प्रयोग सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब बताइए बच्चा, कोई दिक्कत? अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं मालूम है तो कृपया करके आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो शुरू से देखिए। एक एक तरीके से मैंने आपको एक एक शब्द को उतिन के रखा है, तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, तो फिर भी बता देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का क्रम होता है ही, सी, इट या कोई एक नाम, क्लियर बात। और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, बी, दे, यू या एक से अधिक नाम। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात कन्फर्म हो गई होगी बच्चा। तो ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। तो अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की भाई। तो हेडिंग अब डालिए एकदम बिना सोचे समझे, सिंपल सेंटेंसेस। तो देखिए भाई, सिंपल सेंटेंसेस कैसे पढ़ते हैं, देखिए एकदम मज़े से। देखो हर चीज़ को देखो मज़े से समझा जा सकता है। देखो भाई, किसी भी चीज़ को डिप्रेशन में पढ़ के नहीं समझा जा सकता, एकदम बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में समझाया जा सकता है। देखो भाई, इधर बात करते हैं किसकी, अफर्मेटिव या सिंपल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। देखो भाई, कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका सभी का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। क्लियर बच्चा, क्लियर बात? ठीक। अब पहला मेरी बात समझो, साधारण वाक्य बनाने से पहले हम इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं। देखो भाई, सिंपल फॉर्मूला लिख जाएगा ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फॉर्मूला लिखवा देते हैं, इधर डालिए सिंपल फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर? ठीक। कैसे भाई? ऐसे देखो, कैसे देखो, पहले अब आप लोग बताइए, पहले शुरू करिए। पहले लिखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस, मेरी बात समझते चलिए भाई, प्लस मेन वर्ब। यहाँ एक चीज़ और बता दूं भाई, आपको पता है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने को कहा था, तो वही प्रयोग इस टेंस में भी होगा। इस टेंस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होगा आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बताओ अगर कोई दिक्कत हो, मैं यहाँ एकदम रूल की तरह लिखवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए भाई, इतना तो कोई कठिन वाली चीज़ नहीं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि सर ने बताया था। क्लियर? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस आईएनजी। मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिख रहा है? देख ले पहले। हाँ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ईटीसी। ये हो गया भाई आपका फॉर्मूला। देखिए भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब मेरी बात समझिए, अगर आपको सिंपल फॉर्मूला प्रयोग करना है, सिंपल वाक्य बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो सर्वप्रथम आपको उसकी पहचान करनी है वाक्य की। जब आप वाक्य की पहचान कर लोगे, फिर इस सूत्र के अनुसार आपको वाक्य बनाना है। पहले लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब तो आप कर्ता के अनुसार लगाए दोगे। हमने आपको बता दिया हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मतलब एक वचन कर्ता के साथ आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मतलब बहुवचन कर्ता के साथ आज किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक भाई। उसके बाद मेन वर्ब जो उसमें मेन मुख्य कार्य होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद कर्म ढूंढ लेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग कैसे कर देंगे वो हमने बताया है आपको। देखो निश्चित समय के लिए सिंस का
प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? इधर लिख लो कहीं ना कहीं, इधर लिख लो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, निश्चित समय किसका प्रयोग होगा? सिंस का। ठीक भाई, और इधर लिख लो अनिश्चित समय प्रयोग किसका होगा भाई? फॉर का। क्लियर? ये चीज़ अपनी नोट में लिख लेना कहीं, मतलब कॉपी में पेज पे नोट में लिख लेना कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। और आप यहाँ फॉर्मूला के अनुसार निश्चित और अनिश्चित को जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो ईटीसी में जो बचा होगा वो रख देना, बस पूर्ण रूप से वाक्य बन जाएगा। क्लियर? और निश्चित समय अनिश्चित समय हमने आपको लिखवा ही दिए कि निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय मतलब कार्य की जहाँ से शुरुआत होती है, और अनिश्चित समय का मतलब जो कार्य चल रहा है अवधि को बताता है, वो अनिश्चित समय होता है। क्लियर बच्चा? तो ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल लेते हैं, EXAMPLE, ये हो गया भाई एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वह 2 घंटे से खेल रहा है। बच्चा मेरी बात समझ लेना, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब आपको सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है भाई। तो पहचान वाक्य की 2 तरीके से होगी। कैसे होगी भाई? रहा है, अब यहाँ अगर देखते होगे ना तो चक्कर में पड़ जाओगे, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन नहीं, इसमें आपको ये भी देखना है कि वाक्य में समय दिया गया। हाँ भाई, रहा है दिया गया, प्लस 2 घंटे से दिया गया, प्लस समय भी दिया गया। क्लियर हो गई बात? वाक्य में क्या मिल जाए हमने आपको पहले ही पहचान में लिखवा दिया। वाक्य की पहचान और प्लस वाक्य में समय मिल जाए तो समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो भाई आप समझ गए ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल और नियमों को अनुसार चलोगे या नहीं चलोगे? चलोगे। तो क्लियर बात, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब चलिए फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूले क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि सर्वप्रथम मुझे सब्जेक्ट चाहिए। तो भाई सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, 2 घंटे से खेल रहा है, कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है। तो सब्जेक्ट वह हो गया, तो क्या हो जाएगी? ही हो गई भाई। अब ही कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है, हमने आपको बताया था भाई। तो ठीक है, जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करने को कहा था? हैज बीन। तो आप लिखते हुए हैज बीन, क्योंकि फॉर्मूला क्या मांग रहा है? फिर हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो गई। उसके बाद फॉर्मूला क्या मांग रहा है? मेन वर्ब, मेन वर्ब मांग रहा है ना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आप लगा ही दोगे ना। तो मेन वर्ब क्या है भाई? खेलना। तो खेलना मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगी? प्ले। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है, फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गई, आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग। अब भाई बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? 2 घंटे से। तो भाई से के मतलब हमने बताया था निश्चित समय अनिश्चित समय। अब बताइए निश्चित समय या अनिश्चित समय? देखो भाई दूर से दिख रहा है 2 घंटे से, अवधि बता रहा ना, देखो समय बता रहा है ना 2 घंटे से। अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाओगे, प्लेइंग। अब से के लिए क्या लगा दोगे भाई? फॉर। अब कितने घंटे से? 2 घंटे से, ये दिया गया है 2 घंटे से, तो लिख दोगे 2 आवर्स। हो गया वाक्य। अब बताइए भैया कोई किसी को दिक्कत, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हो उस एग्जाम्पल के तरीके से। तो हाँ, अब बात करते हैं एग्जाम्पल और की। देखिए भाई क्या है, देखिए देखिए एग्जाम्पल है। देखो पढ़ाई में समझने के लिए कुछ नहीं होता है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ।
भाई ये क्वेश्चन है, मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, तो आपको पहचान करनी भाई, रही हूँ और प्लस क्या 2 बजे से, दोनों चीज़ें मिल गई तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो वाक्य है। तो अब इसी के रूल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा भाई। तो चलना पड़ेगा तो चलिए फिर कर्ता दीजिए पहले। तो कर्ता क्या मांग रहा है? मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। अब आई बहुवचन है या एक वचन? बोलिए, बहुवचन है ना, तो क्या लग जाएगा? हैव बीन हो गया भाई। अब उसके बाद क्योंकि सहायक क्रिया लगेगी ना, हैव बीन। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दीजिए भाई, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड। अब इसमें क्या लगना है? आईएनजी, तो रीडिंग। भाई क्लियर? अब मेरी बात समझो, अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट दिया गया 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं, हाँ इधर 2 बजे से, तो भाई आप बताइए 2 बजे निश्चित समय या अनिश्चित समय? देखो भाई निश्चित समय है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग किया है उसने, 2 बजे से पढ़ रही है, स्टार्टिंग उसने कब किया? 2 बजे से, तो बात निश्चित है। हाँ तो ठीक, अब बात आइए यहाँ पर, तो लिखिए सिंस 2 o'clock। अब बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी भाई को कोई दिक्कत? देखो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एकदम हम बिल्कुल पानी पानी की तरह से समझा दे रहे हैं, पानी पानी की तरह से, तो पानी पीते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे आइए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा नेगेटिव सेंटेंसेस पर। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। देखिए हम कोई चीज़ है उसको एकदम मज़े से समझाते हैं। देखो मज़े से समझाने की मज़ा ही अलग होता है भाई। ठीक, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। भाई नकारात्मक तो आप लोग समझते ही होंगे, हमने आप लोगों को बताया था। नकारात्मक मतलब होता है वाक्य में नई शब्द पाया जाए। वाक्य में क्या पाया जाए? नई शब्द पाया जाए, नकारात्मक वाक्य होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, क्लियर है? तो अब आइए यहाँ, इसका भी एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इधर लिखिए नेगेटिव फॉर्मूला। भाई ठीक है, इधर नेगेटिव फॉर्मूला मतलब नकारात्मक सूत्र। इसका मतलब हो गया नकारात्मक सूत्र। देखो भाई किसका नकारात्मक सूत्र है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर भाई? तो अब आइए कैसे देखते भाई, कैसे होता है? ऐसे होता है, देखिए पहले इसे चाहिए, अब इसे हिंदी में लिख दे रहे क्योंकि पिछली बार जो इंग्लिश में लिख दिया था। क्या होता है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया। अब मेरी बात समझिए, यहाँ थोड़ा हम कुछ कर रहे हैं, देख लेना। सहायक क्रिया, देखो भाई सहायक क्रिया इसकी क्या होगी? सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है, आपको क्लियर? लेकिन अभी यहाँ रुक जाइए, पहले ऐसे लिखते हैं, कर्ता प्लस सहायक क्रिया के बीच में नॉट, के बीच में नॉट, अभी समझ आएंगे बाद में, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ईटीसी। ये बन गया आपका नकारात्मक फॉर्मूला। यहाँ से आप नेगेटिव वाक्यों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। अब मेरी बात समझिए, यहाँ क्या लिखा है? पहले वाक्य में लिखा है कर्ता, फिर सहायक क्रिया के बीच में नॉट। मान लीजिए सहायक क्रिया ये लिखी है हैव बीन लिखी है, हैव बीन। ठीक भाई, अब इसके बीच में तुम्हें नोट लगाना है, अगर वाक्य में नई शब्द पाया गया तो। ठीक, तो इसके बीच में कैसे नोट लग जाएगा? हैव ये रहेगी और यहाँ बीच में नोट लग जाएगा और बची हुई सहायक क्रिया बीन लग जाएगी। ये हो गया हैव नॉट बीन। अब लगा लो इसी प्रकार हैज अगर आ जाए, हैज, तो आप यहाँ हैज और यहाँ भी हैज, अब यहाँ क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन। अब कोई दिक्कत न, आप सहायक क्रिया के बीच में नोट लगा देंगे? हाँ बहुत अच्छे से लगा देंगे, मेरे को विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ एक बढ़िया से एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक भाई, आप समझिए भाई एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल हमने कहा ना कि आप नो टेंशन पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर को तो आप बिल्कुल एकदम मेरे चैनल से नो टेंशन पढ़िए, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे तुम
2 महीनों से नहीं नाच रही हो। ये है वाक्य, तुम 2 महीनों से नहीं नाच रही हो। क्लियर भैया। अब इसमें वाक्य की पहचान करनी, पहले हो रही हो प्लस कितने महीनों से, 2 महीनों से। देखो भाई, समय भी मिल गया, पहचान भी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य पहचान लिया आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वाक्य कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहले वाक्य में हमने फॉर्मूला लिखवाया था, आपने कॉपी में लिख लिया होगा, तो आप कॉपी में देख के लिखिए। देखो भाई, पहले क्या लिखवाया था, कर्ता, तो कर्ता तुम है तो यू लग जाएगा, यू लग गया भाई, यू लग गया। अब यू के साथ जो सहायक क्रिया होगी वो कैसी होगी, हैव बीन होगी ना, हैव बीन, तो हैव। अब हमने एक बात बताई थी, हैव वाक्य में नई शब्द पाया जाए तो सहायक क्रिया के बीच में नॉट लिखते हैं। तो भाई वाक्य में नई शब्द पाया गया तो सहायक क्रिया के बीच में नॉट लगेंगे, क्योंकि सहायक क्रिया हैव बीन है, बड़ी है सहायक क्रिया। जब सहायक क्रिया बड़ी है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लॉन्ग है, तो कैसे करेंगे, तो हैव, अब इसके बीच में नॉट लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, हैव नॉट बीन हो गया भाई। क्लियर। अब इसमें नई का भी फंदा खत्म और हेल्पिंग वर्ब का भी फंदा खत्म। अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है, मेन कार्य क्या है, नाचना। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, डांसिंग, डांसिंग हो गया। फिर उसके बाद भाई क्या बचा है ऑब्जेक्ट में, 2 महीनों से। तो 2 महीनों से देखो क्या बात है, देखिए भाई अवधि बता रहा है, अवधि तो बता रहा है, तो फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। अब बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत, एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। देखो एकदम अच्छे से समझ में आया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई क्या इसमें दिक्कत हो गई, तुम कर्ता लगा दिया, सहायक क्रिया बीच में नोट लगा दिया, मुख्य क्रिया लगा दी, फिर क्या कर्म जो बचा था वो लगा दिया, बात खत्म हो गई। ठीक भाई, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखो, आप लोग कृपया करके घर पे जो आपके पास डिलाइड हो उससे एक्सरसाइज करते रहिए। देखो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, चीज़ सब सरल हो जाती है, कोई चीज़ कठिन नहीं रहती। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैं सन 2004 से पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ऐसे लिखिए, मैं सन 2004 से नहीं, क्योंकि वाक्य निगेटिव करना है तो यहाँ नहीं जोड़ना है, से नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर भाई। अब मेरी बात समझ लीजिए, अब वाक्य में नई शब्द भी मिल गया, पहचान भी मिल गई। देखो समय भी दिया गया और रहा हूँ भी दिया गया, पहचान भी मिल गई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, तो पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता में के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई के साथ हैव हो जाएगा, हैव। अब भाई नई शब्द वाक्य में पाया गया तो इसके बीच में नॉट लग जाएगा, बची हुई सहायक क्रिया बीन लग जाएगी, बीन लग गई। अब उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, देखो भाई मुख्य क्रिया का है पढ़ाना, तो पढ़ाना की फर्स्ट, देखो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टीच, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, टीचिंग हो जाएगी। अब कब से नहीं पढ़ा रही, देखो सन 2000, मतलब ये क्या लिखा, मैं सन 2004 से नहीं पढ़ा रहा हूँ। भाई देखो शुरुआत कब से नहीं हुई, शुरुआती बात की गई 2004 से, समय अवधि की बात नहीं करेगी यहाँ। शुरुआत अगर नई शब्द हटा दिया जाए तो क्या होगा, मैं सन 2004 से पढ़ा रहा हूँ। तो भाई देखो स्टार्टिंग कब से हुई, सन 2004 से, तो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए सेंस, क्या होना चाहिए, लो हो गया, खेल खत्म। भाई देखो सेंस 2004, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई। देखो पहले मैं के अनुसार कर्ता के अनुसार आई, फिर सहायक क्रिया बीच में नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सेंस निश्चित समय था इसलिए, फिर 2004 क्योंकि ये लिखा है 2004 से। अब बताइए भाइयों किसी को कोई दिक्कत, तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको इंटेरोगेटिव एवं WH सेंटेंसेस को एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से एक मस्त लेवल से लाएंगे और नई ऊर्जा के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें ताकि हम कुछ उम्मीदें प्राप्त हो सकें। आइए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।